नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता। एक बार फिर आपका स्वागत है। ये भाई साहब पूछ रहे हैं कि आपके द्वारा किया गया कार्य बहुत ही अच्छा है। हमारे दिमाग से हर प्रकार की शंकाएं, कन्फ्यूजन हटाने के लिए हमें सभी विषयों का विस्तार से वर्णन चाहिए। मेरे मन में एक प्रश्न है। जब दवाई खिलाकर रोगी को आप अपने क्लिनिक में कुछ देर तक बिठाए रखते हैं और उस समय अगर रोगी में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होता है तो क्या आप दवाई बदल देते हैं? धन्यवाद। तो ये वर्ड यूट्यूब पे कमेंट था तो मैंने उसी वक्त इस कमेंट का जवाब दे दिया था, परंतु वो जवाब सब लोगों तक नहीं पहुंचता है, सब लोग कमेंट देखते भी नहीं हैं, तो इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से ये जवाब दे रहा हूं। मैं केस का मूल्यांकन करता हूं। कभी कभी रोगी कहता है कि उसको कुछ भी बदलाव महसूस नहीं हो रहा है, परंतु मुझको लगता है कि रोगी की अवस्था में बदलाव आ गया है, तो फिर मैं दवाई नहीं बदलता हूं। ये उस वक्त दिया गया जवाब था। अब इसमें सवाल उठता है कि आप कैसे जज करोगे कि आपकी दवाई ने काम कर लिया है। ये बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। उसके लिए जरूरी होता है आपको होम्योपैथी का ज्ञान, कि आपने अपना प्रिस्क्रिप्शन किस आधार पे दिया था। तो जब भौतिक लक्षणों के आधार पर आप प्रिस्क्रिप्शन देंगे तो इस किस्म का रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। ऑर्गन रेमेडी, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, क्लासिकल पैथी, पता नहीं कितने किस्म के जितने भी हैं तरीके, किसी भी तरीके में इस किस्म का रिजल्ट आपको मिलेगा नहीं। इसलिए आपको दवाई खिलाकर क्लिनिक में मरीज को बैठाने का कोई भी लाभ होगा नहीं। परंतु जब हम इस मानसिक लक्षणों के आधार पर, बल्कि मानसिक अवस्था, वर्तमान मानसिक अवस्था के आधार पर रोगी के लिए दवाई का चुनाव करते हैं, तो फिर फॉलो अप भी जो देखा जाएगा वो उसी स्तर पर देखा जाएगा। इसलिए जब हम दवाई देते हैं, क्योंकि दवाई डायनेमिक है, वाइटल फोर्स डायनेमिक है, तो उनकी रिएक्शन कुछ ही मिली सेकंड में पूरी हो जाती है। जो कुछ करना होता है दवाई ने कुछ मिली सेकंड में, यानी 1 सेकंड के करोड़वां हिस्से में वो पूरी रिएक्शन हो चुकी होती है। उसके बाद केवल उसका भौतिक स्तर पर असप्रभाव महसूस करना होता है। अब जब मरीज के अंदर हो जाता है तो उसका तुरंत ही फिजिकल लेवल पर भी एक्सप्रेशन बदलते हैं, उसका हाव भाव बदलते हैं, उसके बोलने का अंदाज बदलता है, उसके बात करने का सब्जेक्ट बदलता है। तो उससे पता लग जाता है कि हमारी दवाई ने काम किया। लेकिन रोगी फिर भी ये कह सकता है कि उसको कुछ आराम नहीं आया है, कोई असर नहीं हुआ है। वो बहुत सारी बातों पर निर्भर करता है कि रोगी कितना समझदार है, रोगी की स्थिति कितनी खराब है, या रोगी के दिमाग में पुरानी क्या धारणाएं हैं होम्योपैथी के बारे में, या रोगी कैलकुलेट ही नहीं कर पाता है कि उसको कुछ हुआ नहीं हुआ, या रोगी की क्या उम्मीदें हैं कि बंदा सोचता है कि इतना आराम आना चाहिए तभी आराम कहलाता है, ये मामूली सा आराम तो कोई आराम होता नहीं है। तो ये बहुत सारी बातों पे निर्भर करता है। तो इसलिए फैसला रोगी को नहीं लेना होता, यानी डॉक्टर को रोगी के आधार पर फैसला नहीं लेना होता, बल्कि खुद रोगी को ऑब्जर्व करके उसका जजमेंट करना होता है कि उसको आराम आया या नहीं आया। जैसे रोगी को जब हमने दवाई दी तो दवाई देने के तुरंत बाद ही वो मुस्कुराया, या उसकी आवाज़ बदल गई, या वो थोड़ा स्ट्रेट बैठ गया, ऐसे बहुत सारी बातें हैं जिनसे आप जज
कर लेते हो कि इसको रिलीफ आया है। जैसे मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर का केस बताता हूँ। उनको बुखार था पिछले 10-12 दिनों से। तो उन्होंने जब फ़ोन किया तो वो बहुत बुरी तरह से हाँफ रहे थे, जो टेलीफोन पर ही मुझको समझ आ गया। और उनका मेरा प्रश्न था कि आप इतना सांस क्यों फूल रहा है, और बहुत ही हताश और निराश टेलीफोन पे नज़र आ रहे थे। तो जब उनको दवाई दी गई इग्नेशिया 1M, तो तुरंत 1 सेकंड के बाद ही मुझे लग गया था कि इसको ठीक लग रहा है। पर इन्होंने आधा घंटे बाद जब मैंने इसको कंफर्म करने के लिए फ़ोन किया तो इन्होंने बताया कि उनको कुछ आराम नहीं है। पर अब ये बात उन्होंने हंसकर कही है। वो जो हताशा थी वो गायब थी। पर इनको नहीं पता लगा कि दवाई का असर हुआ है। तो नेक्स्ट डे, मतलब 24 एक दिन का बीच निकाल के उससे अगले दिन जब इन्होंने फिर फ़ोन किया तब इन्होंने बताया कि मैं तो पूरी तरह से रिलैक्स हूँ, बुखार भी नहीं है। तो यानी पूरा असर इनको इतने देर के बाद पता लगा। तो ऐसे जजमेंट करना होता है। तो ऐसे ही रोगी बात अपनी जो विचारधारा है उसको बदल देता है तो भी आपको समझ आ जाता है, या रोगी सो जाता है तो समझ आ जाता है। ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं, सबका वर्णन तो यहाँ पे करना संभव नहीं है। पर ये तब होगा जब आप उस मानसिक अवस्था के आधार पर प्रिस्क्रिप्शन दोगे, नहीं तो आपको ये पता नहीं लगेगा। अब तो ये तो हुआ बदलाव का, लेकिन अगर मुझको भी लगता है, एक्यूट केस की बात कर रहा हूं मैं, जिसमें रोगी काफी परेशान है, अगर मुझको ये लगता है कि रोगी की अवस्था में कोई बदलाव नहीं आया है 2 मिनट में, 5 मिनट में, 10 मिनट में, मतलब जो कि एक सफिशिएंट टाइम होता है, तो फिर उस वक्त हम इवेलुएट करते हैं कि हम इसकी पोटेंसी बढ़ाएं या फिर नई दवाई का चुनाव करें। तो कुछ 10 मिनट 15 मिनट के बाद भी हम फिर नई दवाई का भी चुनाव करके दवाई बदल भी देते हैं। कभी कभी तो रोगी इतनी खराब हालत में होता है कि हर 5 मिनट के बाद भी हम दवाई को चेंज कर देते हैं, जब खुद हमारे दिमाग में कंफ्यूजन होता है कि दवाई हमने जो सेलेक्ट की है वो पूरी तरह से ठीक है या नहीं है, और रोगी बहुत बुरी हालत में है, बहुत परेशानी में है। तो उस अवस्था में ये सब किया जाता है। लेकिन जब नॉर्मल ऐसी अवस्था होती है पेशेंट की जहां उसको वेट कराया जा सकता है 1-2 दिन, जैसे कोई एसिडिटी का केस है, ल्यूकोडर्मा का केस है, ज्वाइंट पेन्स है, ऐसे मतलब जिनको काफ़ी दिन चलाया जाता है, जो क्रॉनिक केस होते हैं, तो उनमें हम नेक्स्ट डे तक इंतज़ार कर लेते हैं 1 दिन, क्योंकि 24 घंटे में रोगी को फिर भी ना पता लगे, पर हमें उसके बात करने के अंदाज से पता लग जाता है कि दवाई का असर हो गया है, क्योंकि उसके बोलने का अंदाज बदला होता है और उसका जो सब्जेक्ट है, बात करने का जो टॉपिक है, अपनी बीमारियां या अपना परिवार या अपना काम धंधा या और कुछ, वो भी अब बहुत ही कम हो चुका होता है, उसकी तीव्रता कम हो चुकी होती है। इससे हम जान जाते हैं कि हमारी दवाई ने काम किया है। फिर उसको आगे उसी दवाई पे चलाना होता है या कुछ और रूटीन दवाई देनी होती हैं जो रोग के हिसाब से ठीक होती हैं। तो इस तरह दोनों अवस्था में हम कह सकते हैं कि उसको दवाई हम जल्दी भी बदल सकते हैं, पर 24 घंटे में तो निश्चित रूप से पता लग ही जाता है कि हमारी दवाई ठीक है या नहीं ठीक है। नहीं ठीक होगी तो हम 24 घंटे में भी बदल देंगे, चाहे वो डीप एक्टिंग मेडिसिन साइलेशिया, प्लेटिना, ऑरोमेट वगैरह वगैरह क्यों ना हो। और एक्यूट रेमेडी एकोनाइट बेलाडोना जैसी दवाइयों को भी हम कितने ही महीनों नहीं बदलते हैं अगर हमें लगता है कि दवाई ने काम किया है। तो ये अनुभव से आपको आएगा, पर कुछ गाइडलाइन मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको दी हैं। अगर इस वीडियो के बाद भी आपको कुछ शक बने रहते हैं तो आप फिर दोबारा कमेंट करके इसमें लिख सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं। पर इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप मेरे इन वीडियो में बताई गई बातों को बार बार वीडियो देखकर समझने की कोशिश करें और होम्योपैथी का लिटरेचर पढ़ें। जो हमारे बड़े बड़े लेखक हैं, जैसे डॉक्टर केंट हैं, हेनमान साहब हैं,
रॉबर्ट्स हैं, क्लार्क है, टी.एफ. एलन है, ऐसे बहुत सारे हैं, फेरिंगटन हैं। तो उन ऑथराइज्ड जो बहुत ही ऑथेंटिक लेखक हैं हमारी होम्योपैथी के, फाटक हैं, उनको पढ़ें तो फिर आपको समझ आएगा होम्योपैथी क्या होती है। और वो मेरे इन वीडियो के साथ या मेरा इन वीडियो का उन लेखकों के विचारों से क्या संबंध है, वो फिर आपको समझ आएगा। तो फिर ऐसे जो सवाल हैं वो आपके दिमाग में नहीं उठेंगे। अगर उठेंगे तो मेरे जवाबों से आप बहुत जल्दी सेटिस्फाई हो जाओगे। धन्यवाद।